बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th के लिए टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन 2 जो है वो कुछ इस तरह है, गिव द उर्दू मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें नीचे वोकैबुलरी है, इसमें हम इनके मीनिंग जो है वो सीखेंगे कि इस लफ्ज़ों के क्या मीनिंग होते हैं। नंबर 1 है एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स आबाओ अजदाद, बाप दादा। एंसेस्टर्स आबाओ अजदाद, बाप दादा। माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब होगा हिजरत करना। एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब होगा जारहाना। हाइपोक्राइट्स, हाइपोक्राइट्स का मतलब होगा मुनाफिकीन। पैगन्स, पैगन्स का मतलब होगा काफिर या काफिरों। हारमनी, हारमनी का मतलब होगा अमनो अमान। प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड का मतलब होगा ममनुआ, ममनुआ या मना। कंसोलिडेटेड, मजबूत बनाना, जोड़ना और मजबूत बनाना। एस्ट्रे माने गुमराह। पाइटी मुत्तकी, परहेजगार। लेजिटिमेट जायज़, लेजिटिमेट जायज़। आगे अगला जो लफ्ज़ है उसको अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वो है 12वां लफ्ज़ मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी ऐसा निज़ाम यानी कि काबिलियत के मुताबिक अमल का निज़ाम। जैसी जिसकी काबिलियत हो उसको ऐसी जगह देने के निज़ाम को कहते हैं मेरिटोक्रेसी। अगला लफ्ज़ है सरमन, खुतबा। फेयरवेल, अलविदा, खुदा हाफिज कहना। यूनिफाइड, मुत्तहिद किया। यूनिफाइड, मुत्तहिद किया। अगला लफ्ज़ है एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल। एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल। कंपाइल, जोड़ना, मुरतब करना या तरतीब देना। कंपोज, धुन बनाना, लिख कर किसी चीज़ को बनाना या शायरी बनाना। डिवोटीज़, अकीदतमंद या पैरोकार। डिग्निटी, अज़मत। डिग्निटी, अज़मत। डिस्टेंट, दूरी या फासला। डोमेस्टिक, घरेलू। डोमेस्टिक, घरेलू। एलिगेंट, खूबसूरत या फसीह। एलिगेंट, खूबसूरत या फसीह। इम्प्रेस्ड, मुतासिर। लविंगली, प्यार से। लविंगली, प्यार से। मैस्टिक, सूफियाना। मैस्टिक, सूफियाना। मैस्टिक, सूफियाना। ओरल, ज़बानी। ओरल, ज़बानी। प्रॉस्पेरस, खुशहाल। प्रॉस्पेरस, खुशहाल। रेस्टलेस, बेचैन। रेस्टलेस, बेचैन। स्पिरिचुअल, रूहानी। स्पिरिचुअल, रूहानी। अगला 31 नंबर पे जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है अशेम्ड। अशेम्ड माने शर्म आना। बैकड्रॉप्ड, पस मंज़र। बैकड्रॉप्ड, पस मंज़र। बैकड्रॉप्ड, पस मंज़र। बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज। बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज। कोलैप्स, कोलैप्स माने टकरा जाना या गिर जाना। कन्वर्सेशन, गुफ्तगू, बोलचाल। कन्वर्सेशन, गुफ्तगू, बोलचाल। ड्रैग्ड, घसीटा। इमोशंस, जज्बात। इमोशंस, जज्बात। हार्डशिप्स, मुश्किलात या परेशानियाँ। हार्डशिप, मुश्किलात या परेशानियाँ। हाइजीन, हिफ्ज़ान सेहत। हाइजीन, हिफ्ज़ान सेहत। इम्प्रेसिव, मुतासिर कुन। इम्प्रेसिव, मुतासिर कुन। नेबरहुड, पड़ोस या हमसाए। रिलेक्टेंटली, हिचकिचाते हुए या बददिली से। सेमिनार, मुज़ाकरा। सेमिनार, मुज़ाकरा। सिमल्टेनियसली, एक ही वक्त में। सिमल्टेनियसली, एक ही वक्त में। बौन, बर्दाश्त करना। अजीज़ तलबा, ये 45 हमारे अल्फाज थे जिनके हमने मीनिंग देखे। इसको याद करें और लिखने की बार बार कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, क्लास 9th के मैथ के टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग। ए इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू बी सी डी ई, सी इज इक्वल टू सी डी ई एफ एच। इसमें हमें 2 सवाल दिए गए हैं। सवाल नंबर 1 है ए यूनियन और इन ब्रैकेट है बी यूनियन सी।
और दूसरा सवाल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम जो रेड कलर में जो हमें सवाल दिया गया है इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का सबसे पहले तरीका है, फर्स्ट वी सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ये वाला सवाल यहाँ लिखेंगे। फिर वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए बराबर है इतना और बी ए बराबर है इतना, और तो अगला हिस्सा जो इसका है बी यूनियन सी वो हम यहाँ मालूम करेंगे। बी के रकम में जो बी बराबर था उसकी रकम हम यहाँ लिख देंगे, और जो सी बराबर था हमारा उसकी रकम हम, जो सी की रकम थी वो यहाँ लिख देंगे, और इसका जो बीच में यू था वो उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों में से हम इसका यूनियन बनाएंगे। तो यूनियन के अंदर क्या होता है कि हम तमाम जितने भी दो सेट के मेम्बरान होते हैं उनको हम तरतीब से लिख देते हैं, और जो अदद 2 दफ़ा होते हैं उनको सिर्फ 1 दफ़ा लिखते हैं। तो हम इसमें सबसे पहला अदद देखते हैं, तो बी है, पहले हम बी लिख देंगे, फिर बी के बाद सी डी ई, और यहाँ से हम ले लेंगे एफ और एच। तो इस तरह ये हमारा बी और सी का यूनियन हो जाएगा। नाउ वी विल फाइंड आउट ए यूनियन बी यूनियन सी, द होल क्वेश्चन। यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, और ए की जो रकम हमने ऊपर लिखी थी वो हमने यहाँ लिखी, और बी और सी का जो हमने यूनियन बनाया था वो हमने यहाँ लिखा। अब इन दोनों का एक दफ़ा फिर अगेन यूनियन ले लेंगे, तो अब हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ और एच। ए बी सी यानी कि यहाँ से ए बी सी तरतीब से हो जाएगा, और क्योंकि बी सी पहले ही आ जाएगा तो यहाँ से हम ले लेंगे डी ई एफ एच। इस तरह ए यूनियन इन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू होगा ए बी सी डी ई एफ एच। ये आंसर होगा पहले सवाल का। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है कि ए इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले ए इंटरसेक्शन बी यानी कि इस सवाल का पहला हिस्सा जो येलो में है, इस सवाल का पहला हिस्सा हमने यहाँ पे लिखा। ए की जगह हमने ए के मेंबर्स लिखे जो हमें ऊपर दिए गए हैं, और बी की जगह हमने बी के मेंबर्स लिखे, और ये जो इंटरसेक्शन का निशान होता है उल्टे यू का वो हमने इनके दरमियान में लिख दिया। अब इन दोनों के मेंबर हमने वो देखने हैं जब उल्टा यू हो इंटरसेक्शन हो, तो हम जो दोनों सेट के अंदर मुश्तरक अदाद होते हैं उनको जवाब में लेते हैं। तो हम देखते हैं कि ए इसमें है तो इसमें नहीं है, अब बी इसमें है तो इसमें भी है, और सी इसमें है तो इसमें भी है, इसलिए बी और सी इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। तो हम लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी और सी। अब हम आएंगे उसके दूसरे हिस्से की तरफ, यानी कि जो है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी भी इसी तरह मालूम करेंगे। ए की जगह पहले ए के मेंबर लिख लेंगे और इंटरसेक्शन का निशान लगाएंगे, सी की जगह सी के मेंबर लिख देंगे। अब इन दोनों में से हमने मुश्तरक देखा तो सिर्फ सी है, तो सी को हमने ले लिया जो इनका इंटरसेक्शन है, यानी कि सिर्फ इन दोनों सेटों में एक सी है जो मुश्तरक मेंबर है, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह ये ए इंटरसेक्शन सी का जवाब हो गया। अब हम देखते हैं कि पूरे सवाल को हम लिखेंगे एक दफ़ा फिर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी बराबर है इतना, हमने लिखा लिया था ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा निकाला था ये इतना, एंड ए इंटरसेक्शन सी बराबर है इतना। तो अब हम दोनों का जब देंगे यूनियन, दोनों का यूनियन देखेंगे तो बी और सी, क्योंकि सी इसका मेंबर है तो बी और सी ही होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी विल बी इज इक्वल टू द बी और सी, ओनली बी और सी, दैट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। थैंक यू। आगे देखते हैं अजीज तलबा, क्वेश्चन नंबर आपके टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल है, इफ़ आ इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू वाई जेड देन फाइंड, यानी कि अगर ये दो अदद आपको, दो सेट आपको दिए हुए हों ए और बी, तो फिर आपने फाइंड आउट करना है कीमत ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी की। ए क्रॉस बी लिखने के लिए पहले हम ए के सेट को, यानी कि ये ए है और उसको बी के साथ, ये बी है, इसके पहले अदद को, इसके पहले रुकन को उसके पहले रुकन से ज़रब देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई का निशान लगा के उसको करेंगे, यानी कि ए वाई, फिर ए वाई के बाद हम करेंगे ए जेड। तो इसी तरह हमने यहाँ लिखा ए क्रॉस बी लिखने के बाद
एक बराबर का निशान देंगे, बड़ी ब्रैकेट शुरू करेंगे और छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे AY, फिर AZ, फिर BY, BZ, CY, CZ, DY, DZ। इस तरह ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा। बड़ी ब्रैकेट लगा के इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 2 इस सवाल का है B क्रॉस B। B क्रॉस B को, क्योंकि हमारे पास B की एक ही रकम है लेकिन B को यहाँ पे 2 दफ़ा दिया है, तो हेयर वी विल टेक सेट B 2 टाइम्स टू सॉल्व इट। हम इस B को 2 दफ़ा ले लेंगे, यानी कि हम B को एक दफ़ा यहाँ लिखेंगे और B को एक दफ़ा फिर लिखेंगे दोबारा, फिर एक B से दूसरे B को आदाद या रुकन को उसके क्रॉस करेंगे, यानी कि Y को Y के साथ तो लिखेंगे B ज़रब B बराबर है Y ये लिख दिया, फिर YZ ये लिख दिया, फिर YZ हमने लिख दिया, YY ये हो गया YY और यह YZ, फिर उसके बाद हो गया ZY, इसका अर्थ लिया ZY या दिया ZY, फिर हो गया ZZ लिखने के बाद इसको हम बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देंगे। ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला सवाल 9th का क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई। हमें इस सवाल में 2 सवाल नज़र आ रहे हैं। एक है, एक बड़ी ब्रैकेट है, उसके बाद एक छोटी ब्रैकेट में अंदर 10 है और उसका पावर 3 है और होल पावर जो बड़ी ब्रैकेट पे है वो 2 है। तो पहले हम अगले स्टेप में क्या करते हैं कि सवाल को बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सवाल लिखा था पहले एक दफ़ा उतार लिया, फिर इसी तरीके से फिर नीचे आके फर्दर हमने ये जो बड़ी ब्रैकेट है इसको ख़त्म कर देना है और ये 3 और ये जो 2 है इसको हमने मल्टीप्लाई के निशान से एक साथ लिख देना है और बड़ी ब्रैकेट को ख़त्म कर देना है। इसके बाद फर्दर हम क्या करेंगे कि 10 में हमने ये वाली ब्रैकेट भी ख़त्म कर देनी है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 2 6, तो इसका पावर हो गया 6। जब हम कहते हैं कि 10 का पावर 6 है तो 10 को हमने 6 दफ़ा लिख लिया और उसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा जवाब ये आया। तो इस तरह यानी कि 1 2 3 4 5 6 हमने 0 लगाए और फिर 1 को मल्टीप्लाई किया सबके साथ तो ये बना गया। इस तरह ये पहले सवाल का जवाब होगा। इसी सवाल का दूसरा हिस्सा है 8 A का पावर 3 B का पावर 5 अपॉन 4 AB। ये क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सवाल को बिल्कुल उसी तरह उतार देते हैं हम एक दफ़ा, फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं कि इसको दोबारा एक दफ़ा और उतारने के बाद फर्दर फिर हम जो इसकी अदद है उसके अंदर हम 4 को 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 इस तरह हमने काट दिया। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि A3 ऊपर है और A जो 1 है वो नीचे है, तो हम नीचे वाले अदद को ऐसे ऊपर लेकर आएंगे। तो ये A3 के साथ, क्योंकि ये 2 बचा था यहाँ तो हमने 2 लिख दिया, ये A3 यहाँ था, ये जब ऊपर जाएगा तो ये A का -1 हो जाएगा और इसी तरह B का 5 ऊपर था वो हमने ऐसे उतार दिया और जो B1 जो नीचे था वो जब ऊपर आएगा तो B का -1 हो जाएगा। इस तरह जब ये 2 हमारे जो बेस हैं वो एक जैसी हो गई, ये दोनों बेस एक जैसी हो गई, इस बेस को एक दफ़ा उतार के इनके दोनों पावर अलग अलग एक साथ उतार देंगे, यानी कि 3 -1 3 इधर से -1 इधर से। इसी तरह B को उतारेंगे, B का 5 इधर और B का -1 इधर, एक ही बेस पर हमने उतार दिया। फिर जब हमने इसको देखा तो 2 हमारा ऐसे आ गया, 3 में से जब 1 गया तो 2 बचा और 5 में से 1 गया तो 4 बचा, इसलिए 2 A की कुव्वत 2 और B की कुव्वत 4 विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, जमात नहम यानी कि 9th क्लास का उर्दू का टेस्ट पेपर का सवाल नंबर 5 यहाँ आपको फर्दर मश्क के लिए समझाया जा रहा है। उम्मीद है कि आप इसकी बेहतर मश्क करेंगे। मंदरजेल अल्फाज के माना तहरीर करें। सबक इखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मंदरजेल अल्फाज के माना तहरीर करें। सबक है इखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सारे अल्फाज दिए गए हैं। पहला लफ्ज़ नबूवत, नबी होने का ज़माना। वही, अल्लाह का पैगाम। आनत, मदद या हमदर्दी। सिला रहमी, मोहब्बत से पेश आना। ज़ियाफ़त, ज़ियाफ़त खातिर तवाज़ा या खिलाना पिलाना। औसाफ, खूबियाँ। औसाफ, खूबियाँ। उम्महातुल मोमिनीन, मुसलमानों की माएँ। उम्महातुल मोमिनीन, मुसलमानों की माएँ। आगे हम देखते हैं 8 नंबर पर हमारा जो लफ्ज़ है वो है नरम खो। नरम खो
नरम मिजाज या अच्छी आदत वाले। एब जो का मतलब होता है बुराई उछालने वाला, बुराई उछालने वाला या बुराई सबके सामने लाने वाला। खिदमत अकदस हुजूर अकरम हजूर अकरम के पास, हजूर अकरम के पास। नफ्स दिलो दिमाग, नफ्स दिलो दिमाग। रास्त गो सच बोलने वाला, रास्त गो सच बोलने वाला। आगोश, आगोश का मतलब होगा गोद, आगोश का मतलब गोद। परवरदा, परवरदा, परवरदा लफ्ज़ जो है वो है पाला हुआ, परवरदा पाला हुआ। रवा, रवा का मतलब है गवार होना, गवारा होना या मंजूर होना, गवारा होना या मंजूर होना। तनावल फरमाना, खाना खाना, तनावल फरमाना खाना खाना। खातिर शिकनी, खातिर शिकनी दिल तोड़ना। अज़न इजाज़त, अज़न इजाज़त। असहाब बदर, जंग बदर के साथी, असहाब बदर जंग बदर के साथी। मतानत, ठहर ठहर कर, मतानत ठहर ठहर कर। यह हमारा सवाल नंबर 5 था। इसके बाद हम अगला सवाल आपको समझाते हैं। इसी हमारा उर्दू का जो आपके टेस्ट पेपर में सवाल नंबर 7 है, उसमें से हम आपको सवाल नंबर 3 जो है आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं और उसका जवाब बता रहे हैं। सवाल नंबर 7 हमारे लिए, उसमें 3 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन अल्फाज में तसल्ली देती? जवाब होगा, ज़माना आगाज़ वही में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में तसल्ली देती थीं। खुदा की कसम, आप खुदा की कसम, खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गमगीन नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, मकरूज़ों का बार उठाते हैं, गरीबों की आनत करते हैं, मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं, हक़ की हिमायत करते हैं और मुसीबतों में लोगों के काम आते हैं। ये हमारा पहले सवाल का जवाब होगा। अगले सवाल पर हम चलेंगे। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 है, आपको दिया जा रहा है, हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इखलाक बयान किए हैं? सवाल 2 नंबर है ये। जवाब इसका है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सवाल पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदा जबी, नरम खो, मेहरबान तबा थे, सख्त मिजाज और तंग दिल ना थे। ये हमारे दूसरे सवाल का जवाब हुआ। तीसरा सवाल जो आपके टेस्ट पेपर में है वो एक शख्सियत के बारे में है। वो है, हज़रत अतबान बिन मालिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या दरख्वास्त की? हज़रत अतबान बिन मालिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या दरख्वास्त की? जवाब इसका होगा, हज़रत अतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असहाब बदर में से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीनाई कमज़ोर आपकी बीनाई कमज़ोर थी, तो आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि बारिश के ज़माने में महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, लिहाजा अगर आप मेरे घर तशरीफ़ ले आएँ तो मैं उसी जगह को सजदागाह बना लूँ। ये हमारे तीसरे सवाल का जवाब हुआ। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप इन सवाल को बेहतर समझकर और बेहतर तरीके से याद करके इसको बार बार लिखने की बेहतरीन प्रैक्टिस करके इम्तहान में बेहतर नतीजे हासिल करेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th के तलबा के लिए इस्लामियात के टेस्ट पेपर के मुख्तसर हिस्सा जवाबात से सवाल नंबर 1 आपको दिया जा रहा है याद करने के लिए। इसको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। बहुत ही आसान और अहम सवाल है। सूरतुल अनफाल का नाम सूरह अनफाल क्यों है? अनफाल से क्या मुराद है? ये सवाल है हमारा, सवाल नंबर 1। इसका जवाब कुछ इस तरीके से बहुत साफ साफ याद करेंगे और लिखेंगे। इस सूरह मुबारका का नाम सूरह अनफाल इसलिए है कि इसका आगाज़ अनफाल यानी माल गनीमत के अहकाम से हुआ है। अनफाल निफल की जमा है जिसके माना ज़्यादा के होते हैं। अनफाल से मुराद, इधर हमने अनफाल से मुराद के 3 हिस्से लिखे हैं, वो आप याद करेंगे।
वो माल व असबाब है जो काफिरों से जंग में फ़तह की सूरत में मिले। वो माल व असबाब जो काफिरों से जंग में फ़तह की सूरत में मिले उसको अनफाल कहते हैं। नंबर 2, अनफाल को अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत यानी मुसलमानों पर हलाल करार दिया है, जबकि ये पिछली उम्मतों पर हराम था। नंबर 3, मुजाहिद को असल उजरत तो आखिरत में मिलेगी, मगर माल गनीमत इसकी दुनियावी मुनफ़अत यानी फ़ायदा है। मुजाहिद जो होते हैं उनको असल उजरत तो ज़ाहिर है कि आखिरत में मिलेगी, लेकिन जो माल गनीमत यानी कि जो दो फ़ौजों के दरमियान जो जंग होती है, तो जो जंग फ़ौज हार जाती है उससे जो माल मिलता है उनका छोड़ा हुआ, उसको माल गनीमत कहते हैं, और ये माल गनीमत दुनिया में उसका फ़ायदा होता है। आगे हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो हम सवाल नंबर 2 में देखते हैं यहाँ पे कि सवाल इस तरह है, सूरह अनफाल कब नाजिल हुई और इसका शान नज़ूल क्या है। सूरह अनफाल कब नाजिल हुई और इसका शान नज़ूल क्या है। इसका जवाब होगा, ये सूरह मुबारका सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर के बाद मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। ये सूरह मुबारका सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर के बाद मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरह मुबारका में ग़ज़वा बदर के हालात और वाक़यात का अहाता किया गया है। इस सूरह में अहले ईमान और कुफ़ार के लिए हिदायत, अहकामात और वईदें भी बयान की गई हैं। ये हमारा दूसरा सवाल था। अब हमारा तीसरा सवाल आपके हिस्सा मुख्तसर जवाबात से तीसरा सवाल है, सूरह अनफाल में 2 ग्रोहों से क्या मुराद है। सूरह अनफाल में 2 ग्रोहों से क्या मुराद है। इसका जवाब इस तरह है, सूरह अनफाल की आयत नंबर 7 में 2 ग्रोहों का तज़किरा है। इन 2 ग्रोहों से मुराद है कि अव्वल, अबू सुफियान का वो तिजारती काफ़िला जो हिजरत के दूसरे साल अबू सुफियान की क़यादत में मक्का के उम्रा का तिजारती माल बेचकर शाम से वापस मक्का की तरफ लौट रहा था। ये तो एक गिरोह हो गया। और दूसरा, दोयम, मक्के के वो लोग हैं जिनको अबू सुफियान ने इतला भेजी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान हमें लूटना चाहते हैं। इसका तीसरा हिस्सा हम इस तरह लिखेंगे, इस इतला पर कुफ़ार मक्का का एक लश्कर तैयार होकर अबू जहल की क़यादत में मदीने की तरफ मुसलमानों से जंग के लिए रवाना हुआ। चौथा पॉइंट हो जाएगा, अल्लाह ताला ने मुसलमानों का मुकाबला अबू जहल के लश्कर से करा दिया, क्योंकि खुदा चाहता था कि अपने फरमान से हक़ को कायम रखे और काफरों की जड़ काट कर फेंक दे। थैंक यू अजीज़ तलबा, ये सारे सवालों के आप सही जवाबात लिख कर सही मशक करने की सही प्रैक्टिस करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इज़्ज़ा सलीम है और आज हम 9th क्लास की बायो के अंदर फ़िज़िक्स को स्टडी करेंगे। फ़िज़िक्स का जो क्वेश्चन नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट पेपर, वो ये है कि डिफ़ाइन फ़िज़िक्स, नेम ऑफ फ्यू ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स। ठीक है, फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन करें और उसकी कुछ ब्रांचेस के नाम लिखें। Physics, it is a branch of science which deals with the physical properties, behavior of matter and bodies. Nowadays, physics deal with the production of energy and their mutual relationship because of energy is the main issue of world. Basically जो physics है उसके अंदर हम इंट्रैक्शन बिटवीन द मैटर एंड एनर्जी पढ़ते हैं, लेकिन nowadays के दिनों में जो फिज़िक्स है वो डील कर रही है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी को एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप को, क्योंकि एनर्जी जो है वो एक मेन इशू है पूरी दुनिया का, इसीलिए हम एनर्जी को जो है वो प्रोड्यूस करवा रहे हैं। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को अगर स्टडी करें तो मैकेनिक्स जो है ये एक मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, इसमें स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम किसी भी इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम लोग ऑब्जर्वेशन प्रिंसिपल, लॉज और मेथड जो कि रिलेट करते हैं इलेक्ट्रिक से या मैग्नेटिज्म से। एटॉमिक के अंदर हम एटम को स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर प्लाज्मा फिजिक्स जो है इट इज़ ऑल्सो अ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। ये हाईली आयोनाइज्ड मैटर है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स जिसके अंदर हम स्टार्स, मून्स इनको स्टडी करते हैं, ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ होती हैं। बायोफिजिक्स के अंदर हम बायो को रिलेट करते हैं फिजिक्स से, इसकी स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट पेपर, राइट अ नोट इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ, कि फिजिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हमारे। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ, वी यूज़ all sorts of electrical appliances at home. They all use electric power. Electrical appliances of themselves to the research in solid state physics.
Automobile technology is based on the principle of thermodynamics. Rather, technology owes its foundation to the principle of reflection and reduction of electromagnetic waves. Nuclear energy is used on a large scale to produce electric power. Lasers, which are widely used in medical science, metallurgy, astronomy, and defense, derive their principles from atomic physics. We notice that physics is involved in every of life in one way or the other. No doubt, physics had great importance in our daily life. Simply, we can say one cannot be survive without physics. इसके अंदर हम लोग लेज़र्स का जिक्र आया तो लेज़र्स से हम लोग रेडिएशंस जो निकलती हैं वो यूज़ करते हैं और ये ऑपरेशंस वगैरह में बायो में बहुत यूज़ होती हैं. स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री की डेफिनेशन को रीड करेंगे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी ऑफ मैटर को रीड करते हैं. स्टडी ऑफ मैटर क्या है? मैटर, यू नो वेरी वेल, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई इन स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर. जो चीज़ मास रखे और वॉल्यूम रखे, इट्स कॉल्ड अ मैटर. सो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर. हम वन बाय वन सबको रीड करेंगे कि व्हाट इज़ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शंस. सो फर्स्टली कंपोजिशन पे आते हैं. सो कंपोजिशन क्या है? इट्स अ फार्मूला ऑफ वाटर H2O. अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन का मैंने एक एटम लिया तो यहाँ पर एक कंपोजिशन बन गई. दो एटम के मिलने से वाटर बन गया. इट्स अ कंपोजिशन ऑफ 2 एटम्स. इसी तरीके से अगर हम NaCl को देखें, इट्स अ सोडियम एंड क्लोरीन. सोडियम क्लोरीन के एटम सब आपस में मिले तो ये NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड. इट्स अ टेबल सोल्ट जो हम लोग घरों में आमतौर पे यूज़ करते हैं, नमक. ठीक है. इसी तरीके से अगर स्ट्रक्चर की बात करें, चले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 2 लॉन पेयर हैं, एक अनपेयर है. जो अनपेयर है उसने हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया. कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं. इट्स कॉल्ड अ कोवलेंट बॉन्ड. इसने म्यूचुअल शेयरिंग की हुई हाइड्रोजन के साथ. ये इसका स्ट्रक्चर हो गया. इसी तरीके से अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो प्रॉपर्टीज़ 2 तरह की होती हैं. एक होती है फिज़िकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी. फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या है? यानी कि कोई चीज़ जो हमें जिस्मानी तौर पर नज़र आए, जो हमें अपनी इंसानी आँख से हम उसे देख सकें, इस कॉल्ड द फिज़िकल प्रॉपर्टी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पानी को लें तो पानी क्या है? लिक्विड. कलर, नो कलर, कलरलेस होता है. स्मेल भी कोई नहीं होती. ठीक है. फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो उसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है और अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है. इस सब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हमें नज़र आती हैं. इसी तरीके से कुछ होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं उसकी कंपोजिशन के ऊपर कि उसकी कंपोजिशन क्या है, वो कितने एटम से मिलकर बना है. इट्स डिपेंड ऑन कंपोजिशन और इसको हम कहेंगे ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है. और अगर हम उसके केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन क्या है कि ये एक पीस ऑफ एटम है. अब जब ये पीस ऑफ एटम किसी दूसरे पीस ऑफ एटम से रिएक्ट करेगा, इट्स कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन. ये 2 केमिकल का आपस में रिएक्शन कहलाता है. सो हम यूँ कहेंगे केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड अ केमिस्ट्री. आई होप यू वेरी वेल अबाउट दैट. स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे केमिस्ट्री का अकॉर्डिंग टू द टेस्ट पेपर. व्हाट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ केमिस्ट्री प्लेज इन सोसाइटी. केमिस्ट्री का जो रोल है यानी केमिस्ट्री का जो किरदार है हमारे माशरे में वो क्या है. तो आप देख रहे हैं ये पूरा मेथड, ठीक है, जो हमने पूरा तरीका बताया है तो आपने इसी तरीके से एग्जाम्स में अटैम्प्ट करना है. दिस इज़ द वेरी गुड वे एंड अडोरेबल. आपका पेपर बहुत प्यारा लगेगा. द रोल ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का जो किरदार है टूवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी इज़ इन्यूमरस. जो केमिस्ट्री का किरदार है माशरे के लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है. इनॉर्मियस कहते हैं बहुत ज़्यादा. इट हैज़ प्लेड इंपॉर्टेंट रोल. ये एक बहुत अहम किरदार अदा करती है बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड, इंसान के फ़ायदे के लिए. इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड की फॉर्म में, क्लॉथिंग, कपड़े, शेल्टर, पनागा, मेडिकल ट्रीटमेंट, केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि जो कीमियाई खाद होती हैं, क्रॉप्स प्रोटेक्टेड बाय इंसेक्टिसाइड्स यानी कि जो
फसलें होती हैं तबाह हो जाती हैं, उनको प्रोटेक्ट रखने के लिए इंसेक्टिसाइड्स बनाए जाते हैं, यानी कि कीड़े मार दवाएं, ताकि फसल जो है वो ख़राब ना हो। रिफाइंड फूड एंड प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर, फूड को रिफाइन किया जाता है और मसनूई फाइबर जो हैं वो बनाई जाती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत नेसेसरी हैं फाइबर्स। देयर आर मैनी केमिकल्स विच हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर डेली लाइफ। ऐसे बहुत से केमिकल हैं जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा हिस्सा है। फॉर इंस्टेंस क्लोरीन विच हैज़ प्रोड्यूस मोर देन 1000 केमिकल्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। द इम्पैक्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑन सोसाइटी कैन बी एक्सप्लेन एज कॉलेरा। इट्स इन्फेक्शनल डिजीज़ जो कि विब्रियो बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये एक इंटेस्टाइन की बीमारी है। इसके अंदर एक सीवियर डायरिया हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। इसको उर्दू में हैज़ा कहते हैं। टाइफाइड फीवर ये एक बुखार है जिसको हम मियादी बुखार कहते हैं, और ये एक टाइम पीरियड के लिए होता है। इट्स ऑल्सो इन्फेक्शनल डिजीज़। एंड डायसेंट्री भी एक इन्फेक्शनल डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है। इसके अंदर स्टमक में क्रैम्प्स होते हैं, यानी कि बहुत शदीद दर्द होता है स्टमक में, और इसके अंदर जो है कभी कभी फीसिस के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है, यानी कि जो आपका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है उसके अंदर ब्लीडिंग होती है। डिजीज़ ये बीमारियां हैं सारी आर ट्रांसमिटेड जो कि आती हैं बाय ड्रिंकिंग द इम्प्योर वाटर, जो इम्प्योरिटीज़ वाला पानी होता है उससे आती हैं। द इम्प्योर वाटर इज़ क्लोरिनेटेड। इम्प्योर वाटर को जो इम्प्योर वाटर है उसको क्लोरिनेट किया जाता है। क्लोरीन क्या करता है? विच किल्स द पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो पैथोजीन हैं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम पैथोजीन कहते हैं, और पैथोजेनिक हमेशा डिजीज़ ही कॉज करते हैं, उन्हें ये किल कर देता है। क्लोरीन प्रोड्यूस अ पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC एज प्लास्टिक्स फॉर पाइप्स। द एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी इज ड्यू टू द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज एन इंटेलेक्चुअल इंटरप्राइज, अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द मटेरियल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट पेपर केमिस्ट्री का, व्हाट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री आर देयर। जो केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस हैं इंपॉर्टेंट वो क्या हैं? तो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री इज important applications of chemistry are as follows. Chemistry is an extremely practical science. It provides food, clothes and shelters. It matters with the protection of environment. Many chemicals are discovered which enhance our health and prolong our life. Unfortunately, some harmful chemicals have also been discovered. ऐसे बहुत से केमिकल्स हैं जो कि दरियाफ्त हुए हैं और जो हमारी हेल्थ को अच्छा करते हैं, इन्हांस करते हैं और हमारी लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स भी डिस्कवर हुए हैं। फ्लोराइड कंपाउंड सच एज टिन फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड एंड सोडियम फ्लोरोफॉस्फेट्स आर यूज्ड इन आवर टूथपेस्ट टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल टूथ डिके। इट इज़ द ग्रेट बेनिफिट ऑफ केमिस्ट्री ऑन सोसाइटी। ये जितने भी फ्लोराइड कंपाउंड्स हैं ये हमारे टूथपेस्ट के अंदर यूज़ होते हैं, जो कि हमें हमारे दांतों को प्रोटेक्शन देते हैं और उनको डिके होने से रोकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है केमिस्ट्री का हमारे माशरे को। मेरा नाम मिस दुआ सलीम है और आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन मीन तारुफ, ठीक है। तो वी नो वेरी वेल दैट कि बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। फर्स्टली हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि साइंस क्या है। सो हमें पता होना चाहिए साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटा से लिया गया है। लैटिन कहते हैं हम, लैतीनी ज़बान का एक वर्ड होता है साइंटा, ठीक है। उससे साइंस ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज टू नो, कुछ भी जानना, इट्स अ नॉलेज। साइंस इट इज़ अ वे ऑफ नॉलेज, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड लॉजिकल कंक्लूजन। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ चीज़ें सुपरस्टिशियस होती हैं, मीन वहम। जैसे कि कौवे का बोलना, हमारे घर में कहा जाता है बिल्ली जैसे रास्ता काट जाती है तो कहते हैं कुछ बुरा होगा, कौवा बोल रहा है तो इसका मतलब कोई मेहमान आने वाला है। इट्स अ सुपरस्टिशियस, यानी कि हमने खुद ये चीज़ें बना ली हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से हमारी रसूमात रस्म है, ये हमारी खुद बनाई हुई हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। साइंस इन चीज़ों को नहीं मानती। साइंस जो मानती है उसके पीछे ऑब्जर्वेशन हो, एक्सपेरिमेंटेशन हो और कोई भी लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए। सो ऑब्जर्वेशन क्या है? कोई भी मुशाहिदा, गौर व फिक्र करना, कोई चीज़ कैसी है, किस तरीके से बनी हुई, इट्स ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंटेशन फिर हम उसके ऊपर तजुर्बात करते हैं एंड देन हम कोई कंक्लूजन लेते हैं, उसका नताइज, उसको कोई नतीजा निकालते हैं। तो हम कहेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड नेचुरल, यानी किसी भी कुदरती चीज़ को समझना, कुदरत को समझना, इट्स अ साइंस। द नॉलेज इन विच ऑब्जर्वेशन आर मैट। साइंस क्या है? साइंस द knowledge in which observation are made, experiments are done,
एक्सपेरिमेंट्स हो गए एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, फिर हम कोई भी लॉजिकल उसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं, ठीक है। इट्स अ साइंस। साइंस जो है उसको हमने 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ बायोलॉजी। वी टॉक अबाउट बायोलॉजी, यू नो वेरी वेल बिकॉज इट्स अ मेन टॉपिक, और केमिस्ट्री एंड देन फिज़िक्स। बायोलॉजी के अंदर हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग मैटर को स्टडी करते हैं, एंड फिजिक्स के अंदर हम इंट्रैक्शन बिटवीन द मैटर। Now students, the first question arises according to the test paper, which is question number 1. What is biology? Biology is a branch of natural science which deals with the study of living beings. It provides the knowledge about living organisms. The word biology comes from Greek language. Bios means life and logos means thought or reasoning. Thus biology means study of life. बायोलॉजी जो है एक साइंस की ब्रांच है, और साइंस हमें पता है क्या है। साइंस इट्स अ नॉलेज, किसी भी चीज़ को जानना, कुदरत को पहचानना, कुदरत को जानना क्या है, साइंस है। विच डील्स, जो कि डील कर रही है स्टडी ऑफ लिविंग बींग से, किसी भी जानदार से, ठीक है। इसमें हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। इट प्रोवाइड्स, जो कि हमें प्रोवाइड कर रही है नॉलेज अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स एक्चुअल में क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स मीन ऑर्गन से वर्ड निकला है, ऑर्गन। ऑर्गन बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा जो होता है, मीन कोई किडनी है, लिवर है, स्टमक है, इट्स अ पार्ट। तो ये पार्ट कोई भी हिस्सा है, इसको हम लोग कहेंगे ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे तो मिलेगा ऑर्गेनिजम्स। तो ये इस उसमें यूज़ हुआ है कि इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। जो वर्ड बायोलॉजी है वो आई है ग्रीक लैंग्वेज से, ग्रीक यूनानी, और लैंग्वेज ज़बान एक यूनानी ज़बान से लिया गया है। बायोस मीन होता है लीव, एंड लोगोस मीन्स थॉट, यानी कोई भी सोच, और रीजनिंग कोई भी वजह। थर्स बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। सो यूँ कहेंगे कि बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इट्स अ स्टडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Coming to the test paper, question number 2 is what is life? Life cannot be defined properly, but on the basis of life processes, it can be identified through the following functions of living organisms. Life को हम properly define तो नहीं कर सकते, but कुछ जो following functions दिए गए हैं उनके थ्रू हम life को define कर सकते हैं। First is digestion. Digestion क्या है? हम कोई भी खाना जब intake करते हैं उसको हजम करना, digest करना, it is a digestion system. Respiratory, सांस लेने का अमल, जो हमारा अम्ल तनफ़ुस होता है, इट्स अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेटाबॉलिज्म, जो हम खाना इंटेक कर रहे हैं उसको तोड़ना, इट्स अ मेटाबॉलिज्म। मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना। ग्रोथ, जब हम न्यूट्रिशंस लेते हैं और ग्रो अप होते हैं, इट्स अ ग्रोथ। डेवलपमेंट एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ये एक ऐसा प्रोसेस है, मीन इसके अंदर कोई भी एक्सक्रीटिव मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है टू द बॉडी। इरिटेबिलिटी, टू द स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस आए तो इट्स अ इरिटेबिलिटी। रिप्रोडक्शन, किसी भी न्यू वन का रिप्रोड्यूस होना, इट्स अ रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू द टेस्ट पेपर, क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम द डिफाइन द मेन डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। Divisions of biology, there are the 3 major divisions of biology. First is zoology. The word zoology is derived from Greek language, यानी कि एक यूनानी ज़बान से लिया गया है। Zoon means animals and logos means study of knowledge. It deals with the study of animals. Mean कि zoology के अंदर जो है वो हम किसी भी animals की study करते हैं। Botany, the word botany is taken from Greek language book and meaning plants, and logos meaning study of language. It deals with the study of plants. Microbiology, it deals with the study of microscopic organisms, जो हमें इंसानी आँख से हम इसे देख नहीं सकते, जो कि माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जाते हैं। इट्स कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सच एज बैक्टीरिया, एज फैक्टर विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जो जिनको हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से देखें, इट्स कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।